वरना मुझे करना पड़ेगा फिर। चलो अब देखिए यहाँ हम बात कर चुके हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन की। आफ्टर दैट द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में वापस से एक युद्ध हुआ और वहां पृथ्वीराज चौहान तो मस्त हो गया था, वो एकदम फ्रीली एंजॉयमेंट कर रहा था, लेकिन मोहम्मद गोरी तैयार था। तो मोहम्मद गोरी ने वापस से 1192 में आकर के और दिल्ली पर अजमेर में वापस, तराइन नाम का जो जगह है ये हरियाणा में करनाल के पास में है ना। तो यहाँ आकर के और उसने क्या किया, वापस से युद्ध किया और पृथ्वीराज चौहान को हराया। तो ये जो टाइम है ना 1192 का, ये 1192 का टाइम है दिल्ली पर मोहम्मद गोरी का अधिकार हो जाना। अब गोरी तो अधिकार करके और यहाँ से लौट के चला गया और इसने अपने यहाँ एक गुलाम था, उसका एक दास था, स्लेव बोलते हैं जिसको, और उस स्लेव का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, नोट कर लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो था इसको यहाँ का राजा बना दिया कि तुम यहाँ इसको संभालना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ जब वो रहा तो इसमें गुलाम वंश की स्थापना करी। सबसे पहले जो डायनेस्टी आई जिसको हम इलबरी डायनेस्टी बोलते हैं, उसकी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के अंडर में रूल करता था, इसलिए उसने कभी भी अपने आप को राजा नहीं कहा। अगर पहली बार आप कहोगे कि राजा किसने कहा अपने आप को, तो राजा कहा इल्तुतमिश ने, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो समझिए इस बात को, इसको गुलाम डायनेस्टी क्यों कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होनी चाहिए आपकी। दिल्ली में जो रूल कर रहे थे वो मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश तक गुलाम वंश चला। फिर बाद में और भी छोटे छोटे राजा बने, जैसे बलबन था, बलबन इल्तुतमिश और उसके जो राज्याधिकारी थे, ऑफिशियल थे, उनका गुलाम था। फिर उसके बाद में इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, वो उसकी बेटी थी, और उसके जो भी बेटे थे, एक बेटा बना भी था, लेकिन उसको पसंद नहीं आया, इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को ही राजा बनाया। तो ऐसा कहते हैं इतिहास में, रजिया सुल्तान पुरुषों के वेश में राज्य करती थी, रजिया सुल्तान। हम यहाँ पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत को। नेक्स्ट देखिए, इसमें यहाँ हम देख चुके हैं राजपूत डायनेस्टी देख चुके हैं। नेक्स्ट हम देख रहे थे यहाँ तोमर राजपूतों के बारे में, जैन मर्चेंट्स की बात की थी हमने कि वहां दहलीवाल सिक्के चलाए थे और कॉमर्शियल सेंटर बनाया था। फिर मैंने आपको अफगानिस्तान में जहां मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी जो आए थे, वो पार्टिकुलर जो प्लेस था वो ये प्लेस था आमू दरिया के पास में। इंडस नदी आपने देखी यहाँ, ये देखो आपने इंडस नदी देखी होगी, गंगा नदी आपने देखी, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट हमने फिर डायनेस्टीज के बारे में बात की थी और आपके बुक में भी दिया हुआ था, उसको भी मैंने बताया था कि ये डायनेस्टीज 1206 से स्टार्ट होकर के 1526 तक चली है। और 1526 तक चलने के बाद उसके बाद में क्या हुआ, तो उसके बाद में बाबर का आक्रमण हुआ। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, खानवा का युद्ध हुआ एक, उस युद्ध में, और एक पानीपत का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में दोनों अलग अलग लोगों से युद्ध किया उसने। राजस्थान के राणा सांगा से युद्ध किया, खानवा के युद्ध में उसको हराया, और पानीपत के युद्ध में बाबर ने, पानीपत हरियाणा में है, दिल्ली के आसपास है, सोनीपत पानीपत, वहां पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी, जो आपने देखा था ना अंतिम डायनेस्टी थी लोदी डायनेस्टी, तो लोदी डायनेस्टी के राजा सुल्तान था इब्राहिम लोदी, उसको डिफीट करके और दिल्ली पे मुगल वंश की स्थापना कर दी। तो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना वो मुगल वंश का आएगा। तो अभी इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो केवल सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे, सुल्तानों का जो राज्य रहा है। राजा कब बना? राजा बना मुगल डायनेस्टी में, और वो भी नवाब कहलाता था अपने आप में, वो अपने आप को सुल्तान नहीं कहता था, अपने आप को राजा कहता था। हमारे जो हिंदू राज्य थे वो अपने आप को महाराजा कहते थे। तो दो इन पदवी को समझा करो कि किंग का किंगडम होगा और सुल्तान की सल्तनत होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें स्लेव डायनेस्टी के बारे में बता रखा है। कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले, उसके बाद में आराम शाह कुतुबुद्दीन, फिर इल्तुतमिश, आप देख सकते हैं इसमें एक एक को लिस्ट में बताया गया है। फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसके बाद रजिया सुल्तान रानी बनी लेकिन उसने राजा की तरह कार्य किया। मोइजुद्दीन बैराम शाह, उसके बाद में गयासुद्दीन बलबान, फिर मोइजुद्दीन कैकुबाद। ये अंतिम राजा था गुलाम वंश का, गुलाम डायनेस्टी का जो अंतिम राजा था वो था कैकुबाद। ध्यान रखा,
इस बात का ध्यान रखना, फर्स्ट जब जो किंग था, सुल्तान था, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी नहीं था, ध्यान रखना। मोहम्मद गोरी ने तो जीत करके और अपने गुलाम को देके और वो चला गया वापस। और अंतिम जो था वो था कैकुबाद, जो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा सबसे लास्ट, कैकुबाद दिखाई दे रहा होगा सबसे लास्ट, 1287 टू 1290 एडी तक। इसके बाद में हमें देखना है कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या रोल रहा है, तो वो मैं आपको कुछ बोल के बता देता हूँ। एक आपकी बुक में दिया हुआ है रजिया के बारे में और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। एक तो आप नोट करिए इसको, सबसे पहले जो हिस्टोरियन होते थे, जो इन राजाओं के बारे में लिखा करते थे, इनकी तारीफें या इनकी प्रशंसा लिखा करते थे, तो ऐसा कहते थे कि कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखा करते थे, कॉइन्स उनकी थी, और उनके आर्किटेक्चर थे, उनके आर्किटेक्चर से, उनके कॉइन्स से हमको उस पर्टिकुलर राजा के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है। तो आपकी बुक में दे रखा है पेज नंबर 32 पे, वहां से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। Although inscriptions, coins and architectures provide a lot of information, especially valuable are histories, तारीख सिंगुलर, तवारीख प्लूरल। यानी इन राजाओं की जो कहानी थी इतिहास की, और वो जो राइटर्स लिखा करते थे वो दो रूप से लिखा करते थे। एक तो सिंगुलर रूप में, जैसे किसी एक राजा की प्रशंसा लिख रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, तारीख बोलेंगे। नोट कर लीजिए इसको, अगर कोई राजा, आप इसको ऐसे लिखेंगे, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड अस इन सिंगुलर फॉर्म, इन सिंगुलर फॉर्म वी नोन एज तारीख। यस, वापस से बोल रहा हूं, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। आपकी बुक में दिया हुआ है बेटा 32 पेज पे, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट उसमें लिखेंगे फिर, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड अस इन ए सिंगुलर फॉर्म नॉन एज तारीख। अगर किसी एक राजा की प्रशंसा करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, तारीख। लेकिन कई राजाओं की प्रशंसा होती है, कई बातें उसमें लिखी रहती हैं, तो उसको बोलते हैं तवारीख। तो एक हो गया तारीख और एक हो गया तवारीख। बुक में मिल गया। तारीख, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड अस इन अ सिंगुलर फॉर्म, एंड तवारीख मीन्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड अस इन अ प्लूरल फॉर्म। बहुवचन के रूप में अगर हमको इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसे हम तवारीख कहेंगे, सिंगुलर में मिलेगी तो उसको हम तारीख कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बनाइए, मैं इसी में लिखते भी चलता हूं, आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। यहां लिख देता हूं, आपको पता चल जाएगा। द सर्कल ऑफ जस्टिस, अगला लिखिए, द सर्कल ऑफ जस्टिस, बुक में दे रखा है। और ये जो बात लिखी गई है ना, ये बात लिखी गई है, एक राइटर था, उस राइटर ने लिखी है ये बात, वो बता देता हूं आपको। उस राइटर का नाम था फक्र ए, ये आई लिखा हुआ है लेकिन इसको बोला ए जाता है, ध्यान रखना ना, फक्र ए मुदब्बिर, ये मुस्लिम नाम है। धीरे धीरे जब आप पढ़ोगे तो आप कॉमन हो जाओगे इसके साथ। फक्र ए मुदब्बिर, इसने कब लिखा है, 13th सेंचुरी में लिखा है। 13th सेंचुरी का मतलब आप जान सकते हो ना, आज 1200 से 1300 तक, 1200 से अगर 1300 के बीच का समय है तो वो 13th सेंचुरी है। और यही वो समय था जब दिल्ली सल्तनत में
सुल्तानों का शासन था। अब नेक्स्ट लिखेंगे इसी में आप, सर्कल ऑफ जस्टिस आपको बनाना है। कैसे बनता है देखो, एक सर्कल बनाओ ये वाला जिसमें राजा हो, ये किंग है, सभी को दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले किंग, दूसरी तरफ आपको लिखने हैं सोल्जर्स। अब राजा को सोल्जर्स की आवश्यकता पड़ती है, तो आपस में देखो कैसे, अगर राजा को कोई युद्ध करना होता है वार के लिए, तो उसको सेना की आवश्यकता होती है, और इसके बदले में इसको क्या मिलता है, सैलरी मिलती है। तो राजा किसके लिए उपलब्ध है, सेना के लिए, और सेना किसके लिए उपलब्ध है, राजा के लिए। अब ये जो सैलरी है ये कहां से आएगी, ये आएगी पीजेंट लोगों से, पीजेंट यानी किसानों से। मैं वापस से बनाता हूं, ठीक से समझ में आ जाएगा आपको। ये राजा है, यहाँ सोल्जर्स है, युद्ध होता है तो सोल्जर्स राजा की मदद करते हैं, बदले में राजा उनको क्या देता है, सैलरी देता है। ये सैलरी कहां से आती है, ये आती है पीजेंट लोगों से। पीजेंट लोग राजा को क्या देते हैं, रेवेन्यू देते हैं। इसके बदले में राजा इनको क्या देता है, इनको प्रोस्पेरस एंड हैप्पीनेस वाला रूल देता है। अब देखो एक एक लिखेंगे, अब पहले सेना के साथ लिखेंगे, उसके बाद में पीजेंट के साथ लिखेंगे, केवल दोनों को लिखेंगे, फिर दोनों को बाद में लिखेंगे, है ना। यहाँ राजा है और यहाँ सोल्जर है, राजा का और सोल्जर का आपस में क्या कनेक्शन है आप देख सकते हैं। राजा को युद्ध में इनकी आवश्यकता होती है, और इसके बदले में राजा इनको क्या देता है, सैलरी देता है। तो ये तो इन दोनों का रिलेशन। नेक्स्ट बताऊं, यस सर। नोट करते यस सर। ओके। अब नेक्स्ट आपको करना है, ये राजा है और यहाँ है पीजेंट। पीजेंट की स्पेलिंग लिख लो, PEASANTS, पीजेंट्स यानी किसान लोग। अब इनका क्या संबंध है ये देखो आप, इन दोनों का आपस में रिलेशन कैसे है। राजा इनसे क्या लेता है, रेवेन्यू, तो राजा इनसे रेवेन्यू लेता है। रेवेन्यू की स्पेलिंग देख लो, REVENUE, रेवेन्यू। ये बदले में, अब ये राजा को रेवेन्यू देते हैं, तो बदले में इन लोगों को क्या मिलता है, तो इन लोगों को मिलता है प्रोस्पेरस प्रोस्पेरस एंड हैप्पी, यानी बदले में राजा इनको क्या देता है, इनको एक खुशहाल और अच्छा रूल देता है इनको। अब ये जो सिस्टम आप समझे, इसको कहा जाता है सर्कल ऑफ जस्टिस। इसे ही न्याय का नियम कहा जाता है, क्योंकि राजा इनके माध्यम से एक ऐसा रूल करता है, एक ऐसी गवर्नमेंट होती है उसकी, जो एक तो जस्टिस पे आधारित होती है, यानी राजा न्याय करता है, और दूसरा होनेस्ट गवर्नमेंट देता है। आप नोट करते जाइए इनको। अब मैं वापस से इसको पूरा एक साथ बता रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। किंग, पीजेंट, सोल्जर, ऐसा बनाओ। अब अलग अलग भी बना लिया होगा, अब एक साथ बनाओ, देखो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा सर्कल ऑफ जस्टिस क्या होता है। इन दोनों का संबंध है, इन दोनों का संबंध है
अब इन दोनों का क्या संबंध है ये भी बताऊंगा आपको, अब समझते जाना, और मैं पूछूं उसका जवाब भी देना। राजा का सेना के साथ क्या संबंध है? राजा सेना से क्या क्या करता है? क्या करता है? सेना का इस्तेमाल कहाँ करता है? सब वॉर के लिए इस्तेमाल करते वेरी गुड, शाबाश। वॉर के बदले में सैनिकों को क्या मिलता है? सैलरी। हैं, सैलरी मिलती सैलरी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। उसके बाद अब इधर आओ, राजा का पीजेंट के साथ क्या रिलेशन है? पीजेंट क्या देते हैं राजा को? रेवेन्यू। 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 और रेवेन्यू के बदले में राजा क्या देता है? सब प्रॉस्पेरस और एंड हैप्पी। प्रोस्पेरस, हैप्पी, जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नमेंट। यस। वेरी गुड। अब पीजेंट का इनसे क्या रिलेशन है? सोल्जर्स के साथ में। भाई देखो, समझना इसको, जो युद्ध कर रहे हैं सैनिक, वो कर किसके लिए रहे हैं? राजा के लिए। राजा किसके ऊपर डिपेंड है? पीजेंट के ऊपर। इसका मतलब इसका भी इनके साथ में रिलेशन है या नहीं है? यस सर। ये आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए, आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए, और इसी को हम कहते हैं सर्कल ऑफ जस्टिस। समझ गए? सर्कल ऑफ जस्टिस। यस यस। वेरी गुड। नेक्स्ट। यस बेटा। सर एक चीज समझ में नहीं आई। सर एक बार आप फिर से बताइए, पीजेंट और सोल्जर का क्या रिश्ता है? पीजेंट्स और सोल्जर का ना, देखो ये है पीजेंट और ये है यहाँ सोल्जर, ठीक है। अब सोल्जर्स किसके किसके साथ किसके लिए युद्ध करते हैं? वो राजा के लिए करते हैं। युद्ध में राजा के लिए करते हैं। राजा इनको बदले में क्या देता है? सैलरी। सैलरी आपकी कहाँ से है? पीजेंट के पास से। सर पीजेंट से। अब समझ में आई बात? यस सर। अगर पीजेंट रेवेन्यू नहीं देंगे तो सोल्जर्स को सैलरी नहीं मिलेगी। और जब उनको सैलरी नहीं मिलेगी तो वो राजा के लिए युद्ध लड़ेंगे क्या? नहीं लड़ेंगे। नो सर। तो राजा युद्ध किन के लिए कर रहा है? राजा जो युद्ध कर रहा है वो इनके लिए तो कर रहा है भाई, पीजेंट्स के लिए तो युद्ध कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि पीजेंट्स इनको रेवेन्यू दे रहे हैं, और ये इसकी ड्यूटी है, ये जिम्मेदारी है कि ये पीजेंट्स लोगों को एक हैप्पी, प्रॉस्पेरस और ऑनेस्ट गवर्नमेंट दे, जो जस्टिस के ऊपर डिपेंड करती हो। इसलिए राजा का पीजेंट से संबंध है, और इनडायरेक्टली सोल्जर्स का पीजेंट से रिलेशन है। अगर पीजेंट्स रेवेन्यू नहीं देंगे तो सोल्जर सैलरी नहीं लेंगे, सैलरी नहीं मिल पाएगी, और सैलरी नहीं मिल पाएगी तो वो राजा की मदद नहीं करेंगे, राजा के लिए युद्ध नहीं लड़ेंगे। क्लियर? यस सर। ठीक है। अब देखो, यहां से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्लेव डायनेस्टी। अब देखो, खलजी डायनेस्टी के बारे में हमें सबसे पहले पढ़ना है। खलजी डायनेस्टी का जो पहला राजा था वो था जलालुद्दीन खलजी। जलालुद्दीन खलजी एस्टैब्लिश्ड खलजी डायनेस्टी। यहां से आप इसको देख सकते हैं ना। द फाउंडर ऑफ तुर्किश डायनेस्टी जलालुद्दीन खलजी वाज 70 व्हेन ही असेंड द थ्रोन। जब ये राजा बना था तो इसकी एज कितनी थी? 70 ईयर। तो बूढ़ा था, बुजुर्ग था, ओल्ड एज था। He defeated the descendant of बलबन, being victorious came to power। उसने बलबन के बाद में जो राजा बने थे, अब बलबन के बाद में अंत में राजा कौन बना था? कैकुबाद। बताया था मैंने आपको। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक बना, उसके सबसे लास्ट में जो हम जिस डायनेस्टी की बात कर रहे हैं वो डायनेस्टी है गुलाम डायनेस्टी, जिसको हमने इलबरी डायनेस्टी भी कहा है। तो इलबरी डायनेस्टी का पहला जो राजा था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, और अंतिम जो था वो था कैकुबाद। तो कैकुबाद को जलालुद्दीन खिलजी ने हरा करके और फिर राजा बना। अब इसकी कुछ खास बातें हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। पहली खास बात क्या थी? ही वाज काइंड हार्टेड। ये बहुत ही कह सकते हैं नरम स्वभाव का था। माइल्ड लिखा है ना, माइल्ड और काइंड हार्टेड का मतलब होता है सहृदय और नरम दिल का।
जिसका दिल बहुत सॉफ्ट था, दयालु था, एंड ट्रस्टिंग इन नेचर, और प्रकृति पे भरोसा करता था, नेचर पे बहुत भरोसा करता था। नेक्स्ट देखो इसी में, द मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट ड्यूरिंग द रेन ऑफ जलालुद्दीन वाज अटैक ऑन द यादव सिटी ऑफ देवगिरी। इसके ऊपर जो समय थी वो हुई थी, जो यादव सिटी थी देवगिरी के ऊपर आक्रमण, ये उसके शासन की सबसे महत्वपूर्ण घटना। जो देवगिरी थी, देवगिरी में यादव सिटी, यानी देवगिरी को उस समय यादवों की सिटी कहा जाता था, वहां पर इसके समय में अलाउद्दीन खिलजी, जो इसका भतीजा था, इसका नेफ्यू था, है ना, उसके ऐसा हम कह सकते हैं कि उसके शासन में उसने देवगिरी पर आक्रमण किया था, और देवगिरी को यादव सिटी कहा जाता था। नेक्स्ट इसमें देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आपको दो लोगों के बारे में जानने को मिलेगा, एक तो अलाउद्दीन खिलजी और एक मोहम्मद बिन तुगलक। अब अलाउद्दीन खिलजी जो था, ये जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। द न्यू एम्परर ऑफ दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी मर्डर्ड हिज अंकल जलालुद्दीन फिरोज टू गेन द थ्रोन। इसने क्या किया, अपने चाचा को मार करके और सिंहासन पे बैठा, यानी राजा बना, ये सुल्तान बना। इट वाज हिज एम्बिशन टू एस्टेब्लिश ए वेस्ट एम्पायर। इसका एम्बिशन था कि मैं अपने साम्राज्य को बहुत बड़ा बनाऊं, विशाल बनाऊं, यानी बहुत ज्यादा एरिया पे मैं क्या करूं, राज्य करूं। ही इंट्रोड्यूस्ड मोर कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज। इसने बहुत सारी पॉलिसीज भी लागू करी, जिसमें विरोधाभास भी था, लोगों को पसंद भी आई, कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आई। अब कैसे कैसे क्या क्या किया हम आगे पढ़ सकते हैं। ऑल रिलीजियस लैंड्स वर confiscated and marriages between noble families were sanctioned by the king। इसने क्या किया, वहां प्रतिबंध लगा दिया कि जो राजा है, राजा की जो पहले तो क्या किया, धार्मिक जितनी भी जमीनें थी जो दान दी गई थी लोगों को, जिसको हम कहते हैं ना डोनेट कर दी जाती है जमीन, तो डोनेट की गई थी जमीन, उन जमीनों को इसने वापस से ले लिया, बंद कर दिया, अनुदान देना बंद कर दिया, डोनेट देना बंद कर दिया। नोबल फैमिलीज के बीच में इसने शादी करना तय कर दिया, यानी पहली बार इसी ने शुरू किया था कि एक राजा की बेटी की शादी दूसरे किसी राजा के बेटे से ही होगी। उससे पहले तक कभी भी नोबल फैमिलीज में आपस में इस तरह शादियां नहीं होती थी, लेकिन इसने इसको स्टार्ट किया। द एम्परर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड मार्केट एंड प्राइस कंट्रोल फॉर फूड ग्रेन्स, क्लॉथ एंड अदर एसेंशियल्स। इसने मार्केट में क्या किया, सभी चीजों पर कीमतें निर्धारित कर दी। पहले कीमतें निर्धारित नहीं हुआ करती थी, लेकिन इसके समय में इसने हर चीज की कीमत निर्धारित कर दी कि क्लोथ्स किस रेट पे बिकेंगे, अनाज किस रेट पे बिकेगा, अदर कोई एसेंशियल चीज होगी जो लोगों को बेसिक नीड के लिए जो चाहिए होगी, तो वो कैसे बिकेंगी। द लैंड रेवेन्यू वाज रेज्ड। इसने जमीन का जो रेवेन्यू था उसको भी बढ़ा दिया, इसकी मतलब रेट बढ़ा दी, पहले जितना था उससे ज्यादा बढ़ा दिया, और इसको और ज्यादा प्रभावी बना दिया। मतलब जो लैंड रेवेन्यू था इसको और एफिशिएंट बना दिया। एफिशिएंट का मतलब होता है उसमें सुधार किया कि अब जमीन का मेजरमेंट किया जाएगा, और एक रेट फिक्स कर दी जाएगी कि इस जमीन के लिए इतना रेवेन्यू हमको मिलेगा। तो ये सुधार उसने किए। दस द एम्परर एनफोर्स ए हाईली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसी वजह से उसकी जो सरकार थी वो सेंट्रलाइज्ड हो गई। सेंट्रलाइज्ड का मतलब ये था पूरे शासन में, पूरी गवर्नमेंट में, उसके पूरे किंगडम में जो सेंट्रल पावर था वो राजा के पास, सुल्तान के पास रहा। अपने कार्यों को उसने बांटा नहीं, सभी जगह अपना पावर इस तरह से डेवलप किया कि कोई भी काम कहीं भी हो, मेरे राज्य में कहीं भी कोई काम हो, मुझे पल पल की खबर मिले। तो स्पाइस को लगाया उसने, जासूस लगाए, जगह जगह पे उसने ऐसी दुकानें निश्चित कर दी, मार्केट निश्चित कर दिए कि ये क्लॉथ का मार्केट है, ये फूड ग्रेन्स का मार्केट है, ये मिल्क मार्केट है, या ये मीट मार्केट है। सभी तरह के मार्केट डेवलप कर दिए, और सभी की क्या की, कीमतें फिक्स कर दी, प्राइस कंट्रोल कर दिया। अब कोई भी व्यापारी या ट्रेडर अपनी मर्जी से प्राइस बढ़ा नहीं सकता था, ये उसने फिक्स कर दिया। तो ये पहला काम किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने।
नेक्स्ट इसमें पढ़े हम यहां हम देख चुके हैं इसको, ये जो देखो साम्राज्य आपको दिख रहा होगा, ये उस समय का साम्राज्य है जो दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य था। दिख रहा होगा आपको, ये सफर कलर में है ना, सफन में है, बीच वाला जो हिस्सा है, देखो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये दिल्ली सल्तनत का शासन है। दिल्ली सल्तनत यहाँ तक फैली हुई थी। और ये वाला जो हिस्सा है, ये पाकिस्तान वाला पार्ट है, यहाँ भी दिल्ली सल्तनत का, ये पड़ोसी राज्य थे उसके, यहाँ भी उसका शासन था। तो बहुत बड़ा इसने साम्राज्य स्थापित कर लिया था। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे इसी को आगे। ये उसकी दिखाई गई है, फोटो दिखाई गई है अलाउद्दीन खिलजी की, है ना। तो इसको हम देख सकते हैं कि ये किस प्रकार था और इसने क्या क्या, इसने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट किया है, बहुत सारी इमारतें बनाई है। जैसे सीरी का फोर्ट है जो दिल्ली में है, आपने देखा वहाँ किला कोहना, उस वहां पे सीरी नाम का एक फोर्ट बनाया है, वो इसी ने बनाया है। और ये जो दरवाजा आपको दिख रहा है ना, ये वाला दरवाजा देखो, यहाँ दरवाजा दिख रहा है आपको, ये वाला दरवाजा है जो है, इसको अलाई दरवाजा बोलते हैं। ये अलाई दरवाजा भी इसी ने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये भी दिल्ली में है। ठीक है, इसके बाद में द तुगलक डायनेस्टी, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तुगलक डायनेस्टी को पढ़ेंगे जिसमें गाजी मलिक है। देखो सबसे पहले इलबरी डायनेस्टी, उसके बाद में खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद में तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद में कहाँ कहाँ इसका डेवलपमेंट था। तुगलक डायनेस्टी में दो राजधानियां थी, इसको ध्यान रखेंगे आप। एक राजधानी दिल्ली थी, दूसरी राजधानी देवगिरी थी, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी। लोगों को दिल्ली से लेकर के और देवगिरी तक ले गया था ये। उसके बाद में कंफ्यूजन्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में पागल राजा कहा जाता है। अब पागल राजा क्यों कहा जाता है, इसने ऐसे काम किए थे कुछ, आगे पढ़ेंगे तो और मजा आएगा इस पार्ट में। ये लेसन बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा लेसन है। जब आप इसको एक एज ए हिस्ट्री की तरह पढ़ोगे ना, तो ये बहुत अच्छा लगेगा आपको। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत बुद्धिमान था। पूरे दिल्ली सल्तनत में, पूरे मैं कह रहा हूं कि पूरा जितना भारत का इतिहास रहा है, पूरे भारत के इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक जैसा बुद्धिमान राजा कोई नहीं था। लेकिन फिर भी इसको लोग पागल कहते थे। तो क्यों पागल कहते थे, ये हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद में ये उसके कुछ सुधार थे जो उसने बनाए थे, कुछ सिक्के चलाए थे। उसके बाद सैयद डायनेस्टी पढ़ेंगे। सैयद डायनेस्टी के बाद में लोधी डायनेस्टी आएगी और वहां पे बाबर का राज्य होगा। तो अगली क्लास में ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। आज मैंने जो आपको पीपीटी डाली है, आप इसको पढ़िएगा और इसके जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लेना। ठीक है, तो उसको राइटिंग टास्क में मैं डाल दूंगा गूगल क्लासरूम में। ओके बेटा, यस सर। और कोई प्रॉब्लम कोई बात हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोई भी बात पूछनी हो आप पूछ सकते हैं। फिर आप रेस्ट करिए, अगली क्लास। ठीक है, रखूं मैं? रेस्ट कर दीजिए सब लोग। मिनट भेज देना बेटा। और जिन बच्चों ने अभी तक अपनी फोटो नहीं लगाई है ना, प्रोफाइल पे अपनी फोटो लगाइए। यस सर। यूनिफॉर्म में होनी चाहिए और वहाँ व्हाट्सएप में भी, प्रोफाइल पे भी आपको अपनी फोटो लगानी है। लेफ्ट कर दीजिए बेटा, सब लोग लेफ्ट कर दीजिए। रेस्ट करिए, 5 मिनट रेस्ट करिए। 5 मिनट कुछ काम मत करिए, रेस्ट करिए और अगली क्लास के लिए तैयार रहिए। यस सर।